नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। बाजार में कभी बहार तो कभी हाहाकार। मार्केट का फंडा जिसने जाना वो हो गया माला माल। लेकिन क्या आपको मार्च 2020 की वो गिरावट याद है जिसने बड़े बड़े दिग्गज निवेशकों को पस्त कर दिया था? यह गिरावट इस दशक की सबसे बड़ी गिरावट रही। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो लोग इस गिरावट में डरे नहीं, घबराए नहीं, बाजार में या तो अपना निवेश जारी जिन्होंने रखा या फिर नया निवेश शुरू किया, वो आज के दिन ओरिजिनल वेल्थ क्रिएटर्स बन चुके हैं। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे खास मेहमानों से चर्चा कि दरअसल वेल्थ क्रिएटर बनने का मौका फिर कब आएगा, क्या करना है वेल्थ क्रिएटर बनने के लिए, और बाजार का बॉटम बन चुका है ये कैसे समझना है, और सही निवेश की स्ट्रैटेजी नीति क्या हो। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है, पहले रिपोर्ट देख लीजिए। चौबीस मार्च आज से हर साल वेल्थ क्रिएशन डे के तौर पर मनाया जाएगा दुनिया में, और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। पूरा भरोसा जी बिजनेस में 24 मार्च जी बिजनेस वेल्थ क्रिएशन डे के रूप में मना रहा है। 24 मार्च को ही 2020 में निफ्टी ने 7,511 का निचला स्तर छुआ। कोरोना के उस दौर में जब बाजार तेजी से गिर रहा था, तब अच्छे से अच्छा शेयर पिट गया। निफ्टी 50% तक टूट गया। ये वो दौर था जब निवेशकों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो निवेश करें या नहीं। तब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने निवेशकों को बाजार से दूर रहने की सलाह दी थी। क्लियर कट बता रहा हूँ सर, मैं बेचना है, प्लीज कुछ मत लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ मत लीजिए। ऐसा ना हो कि लोगों को खून के आंसू पीने पड़े। शब्दों पे गौर करिए, खून के आंसू। पिछले 10 दिनों से नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, ठोक ठोक के बोला, चिल्ला चिल्ला के बोला, पूरे 25 साल की इज्जत को दांव पे लगा के बोला। इनको नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, हिंदी में समझ में नहीं आता है उनको, इंग्लिश में नो 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 नो। 24 मार्च का ही वो दिन है जब बाजार की गिरावट रुकी और इसने करवट ली। इसी स्तर से बाजार ने चढ़ना शुरू किया, जो आज तक बदस्तूर जारी है। निफ्टी के 7,511 के आसपास जिस किसी ने बाजार में पैसा डाला वो मालामाल हो गया। यानी दौर कोई भी हो, मार्केट की गिरावट से डरना नहीं है। बाजार की गिरावट को निवेशकों को एक मौके के रूप में लेना चाहिए। इन स्तरों के करीब ही जी बिजनेस ने निवेशकों को पैसा लगाने की सटीक सलाह दी थी। इन्वेस्टर हैं, आपकी एसआईपी है क्योंकि महीने की शुरुआत है, मेरी एसआईपी के पैसे आज गए हैं, मैंने आज इन्वेस्ट किया है। जो डिसिप्लिन के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो करना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए अगले 6 महीने लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगले 6 महीने से 12 महीने आपको बाजार बहुत बढ़िया मौका देगा। अब से लेकर अगले 3-6 महीने मुझे स्टेगर्ड वे में दबाकर पैसा लगा। साल 2020 में निवेशकों की संख्या 4 करोड़ के आसपास थी। जब मार्केट में तेजी आई तो निवेशकों की संख्या भी तेजी से बढ़ी। साल 2021 में डीमेट अकाउंट की संख्या 5 करोड़ के पार चली गई। साल 2022 के शुरू में यह संख्या 8 करोड़ के करीब हो गई और अब यह आंकड़ा 10 करोड़ के पार चला गया है। जी बिजनेस ने शेयर बाजार में निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स को हर बार निवेश की सटीक सलाह दी। इन दिनों बाजार में एक बार फिर उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इससे निवेशकों को घबराना नहीं है। उन्हें सेबी के मान्यता प्राप्त सलाहकारों की सलाह से निवेश करते रहना चाहिए। जो निवेशक खुद रिसर्च नहीं कर सकते या वो सलाहकारों को फीस नहीं देना चाहते, उन्हें म्यूचुअल फंड्स के जरिए बाजार में निवेश करना चाहिए। याद रहे, शेयर बाजार ऐसी जगह है जहां लंबी अवधि के लिए निवेश करने वाले ही मालामाल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए खास मेहमानों का परिचय आज के शो पर आपसे करवा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय बग्गा जी, देश के जाने माने मार्केट एक्सपर्ट तो हैं ही, चेयरमैन भी हैं एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के। बग्गा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पर। आशीष सुमैया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सीईओ हैं व्हाइट ओक के, आपके भी व्हाइट ओक कैपिटल्स के। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। बग्गा सर, आपसे हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। आपको पता चली गया होगा सर, जैसा कि जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने तमाम दर्शकों को बता ही दिया था कि एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की हम कोशिश कर रहे हैं मार्च 2020 के बॉटम को। बाजार के लिहाज से कोई दो राय नहीं है सर कि यह बुरा दौर था, लेकिन एक वेल्थ क्रिएशन का एक अभूतपूर्व, एक अनप्रेसिडेंटेड मौका सर।
आप बॉटम के उस दौर को कैसे समराइज करेंगे और पर्सनल आपका एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए बग्गा सर। जी दीपक जी, देखिए मैंने लगभग 32 साल बिताए हैं मार्केट में, तो कई साइकिलें देखी हैं, बट ये जो 2020 का जो कोलैप्स आया था वो क्यों अलग था कि वो शुरू हुआ इकोनॉमी में इश्यूज के कारण, एक हेल्थ इशू के कारण इकोनॉमी लॉकडाउन की गई। सो तेजी से आपने पूरे देश का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बंद कर दिया और उसके बाद वो कॉन्टेजियन फैला फाइनेंशियल मार्केट्स में और मार्केट्स गिरे। 2008 में उल्टा था। 2008 में क्या था, जब मार्केट्स गिरे हैं तो फाइनेंशियल मार्केट में पहले प्रॉब्लम आई और उसके कारण इकोनॉमी बैठ गई। इस बार ही डिफरेंट था, पहले हेल्थ इशू आया, फिर इकोनॉमिक इशू आया जो फाइनेंशियल इशू में तब्दील हो गया। दूसरी बात जो थी कि 2008 के जो लेसन्स थे वो बहुत जबरदस्त सेंट्रल बैंक्स ने सीखे थे। 2008 में टाइम लगा, अगर आप याद करें लीमन ब्रदर्स सितंबर में डूबता है और फरवरी में जाके टार्प ओबामा का नया एडमिनिस्ट्रेशन आता है। फरवरी 2009 में उन्होंने $800 बिलियन का एक स्टिमुलस पैकेज घोषित किया और जो था बॉटम बना दिया जिसने। तो इस बार क्या हुआ, पहले ही सेंट्रल बैंक्स ने काटा रेट और कन्वर्जेंट वे में सबने सहमति के साथ बड़ी तेजी के साथ इकोनॉमी को एक सपोर्ट जारी किया, फिस्कल और मॉनेटरी, जिसके चलते मार्केट्स की रिकवरी बड़ी तेज थी। तीसरा, इतना भयंकर बेयर मार्केट इतनी जल्दी नहीं हुआ था कभी भी। नॉर्मली बेयर मार्केट आता है, पहले गिरता है, फिर थोड़ा बढ़ता है बाजार, फिर और तेजी से गिरता है, फिर थोड़ा और एक डेड कैट बाउंस आता है और फिर गिरता है। ये 19 दिनों में इतनी तेजी से जो मार्केट गिरा और फिर पलट भी गया इतनी तेजी, इतना मॉनेटरी स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस डाला गया, कभी जिंदगी में नहीं हुआ था। यस सर, एग्जैक्टली। और हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका परिचय भी आपसे करा दे, हालांकि परिचय के वो मोहताज नहीं है। संजीव भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं IIFL सिक्योरिटीज के। भसीन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर फटाफट से आप इसे मैं चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा। वसीम सर, हम मार्केट के बॉटम को एक अलग पर्सपेक्टिव में, बग्गा सर से भी कह रहा था, अलग पर्सपेक्टिव में देने की कोशिश कर रहे हैं, एक वेल्थ क्रिएशन के मौके के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सर मार्केट में दशकों हो गए हैं, इस तरह के मौकों का कोई पैटर्न होता है सर, या फिर ये टोटली इवेंट ड्रिवन होते हैं इस तरह के मौके सर? गुड आफ्टरनून आप सबको। और 2 साल हो गए इस इवेंट को और जितना ही वो भयानक था उतना ही ज्यादा उसने वेल्थ क्रिएट किया है। सो नोबडी इज कंप्लेनिंग। ऑफ कोर्स बहुत लोगों को वेल्थ हेल्थ का और लॉस हुआ ऑफ लाइफ विच इज नॉट गोइंग टू बी एवर इक्वलेंट। बट आपने जो वेल्थ बनाया 2 साल में, शायद आपने 20 साल में नहीं बनाया, और उसका सिंपल रीजन था ग्रीड एंड फियर। तो इस कारण से ये कोई अनाउंस करके नहीं आता। नेवर विल अ फॉल कम अनाउंस्ड, ये होने वाला है। और आपको जब मौका आता है तो आपको वो मौका सीज करना है विद बोथ हैंड्स। और वो एक्सपीरियंस बताता है, मौका बताता है, एंड द मोमेंट इज वेयर यू हैव टू बी रिएक्ट पॉजिटिवली। तो इफ यू वर पॉजिटिव एंड यू थॉट कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट है, जो हमने भी इसमें कभी सोचा था, और बहुत लोगों ने, मैं आपको एक टिप्पणी दूं कि इवन वॉरेन बफेट जैसे सबसे सुलझे हुए इन्वेस्टर वाज टेकन बैक। उन्होंने अपनी सारी होल्डिंग बेच दी एयरलाइन बैंक्स, because he said in his age he has never seen this. So a lot of people were caught wrong footed, but जिन्होंने धैर्य दिखाया, जिन्होंने ये मौके का फायदा उठाया, they are the ones who are laughing to the bank. तो आज भी वही स्थिति है कि आप सोचते हो सर्वाइवल, ऑयल, बॉन्ड्स, वॉर, ऐसा कुछ नहीं होएगा। जितनी फास्ट रेजोल्यूशन होएगा उतनी बैक इक्विटी आएगी और उतना ही ज्यादा क्रिएशन होएगा, because there will be so much of spending on lot of things which were caught up in this. So I think that ये जो प्रॉब्लम्स होती है ये अनाउंस करके कभी नहीं आएंगी, लेकिन द मौका हाथ जब आएगा तो दोनों हाथ से आपको
सीज करना चाहिए। बिल्कुल सीज करना चाहिए। और एक शब्द जो आपने कहा ना सर कि जिन्होंने धैर्य बनाए रखा उन्होंने वेल्थ क्रिएट करी। अब इस तरह में धैर्य अक्सर खो देता है एक निवेशक, वो धैर्य कैसे बनाना है आगे टिप लेंगे, लेकिन आशीष जी के पास चलूंगा। आशीष जी, हम सब जानते हैं, आंकड़े भी हमने बताए, 4 करोड़ से 10 करोड़ की ये जर्नी हो गई सर निवेशकों की, और इसमें नए निवेशक जो हैं वो अभी बाजार से ज्यादा वाबस्ता नहीं है, उनको नहीं मालूम है कैसे रहना है, छोटे छोटे उतार चढ़ाव पर रिएक्ट करते हैं। हमने ये भी देखा है कि जो घुसे थे उस दौरान वो मौका ढूंढ रहे हैं फटाफट से हम कैसे निकलें, 2-4 पैसे बने और निकल जाएं। कैसे रोकें ऐसे लोगों को, और जो नए निवेशक खासकर मिलेनियल्स युवा जो जुड़े हैं सर, वो एक ट्रेडर न बन के, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी न लेके वो एक निवेशक बने, उसके लिए आप क्या सलाह देंगे सर? एक्चुअली अगर आप देखें तो डिमोनेटाइजेशन जब हुआ ना उसके बाद भी वहीं से एक्चुअली लोगों का फाइनेंशियल मार्केट, डिजिटल इकोसिस्टम, ये सबसे जुड़ाव थोड़ा बढ़ने लगा। तो काफी सारे, अगर आपको याद होगा, काफी सारे ब्रोकिंग में जैसे महीने के 3-4 लाख अकाउंट खुलना और इस तरीके का मोमेंटम बनना शुरू हो गया था 2018 से, 17-18 से। तो काफी सारे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि काफी सारे जो 2017-18 में भी बहुत आए म्यूचुअल फंड के SIP वाले या न्यू अकाउंट्स वाले, तो जो लोग 2017 के और 2018 के तेजी में आए, उनको 2020 आते आते ऐसा लग रहा कि भाई ये शेयर बाजार तो हमारे लिए ठीक है ही नहीं, ये जगह ही गलत है। लेकिन 2020 में जो लोग आए वो उसी शेयर बाजार के लिए ऐसा समझते हैं कि भाई ये तो इतना आसान है, इसमें तो मतलब हर महीने दर महीने पैसा डबल हो सकता है। तो समझने वाली बात यह है कि जितना मुश्किल 2017 और 18 वालों को लगता होगा इतना मुश्किल है नहीं, और जितना आसान 2020 की एंट्री वालों को लगता होगा उतना आसान भी नहीं है। हमेशा जो क्या है कि इसका बैलेंस जो है या इसका जो सही जवाब जो है वो कहीं बीच में है। तो जो लोग 2020 में एंट्री लिए हैं, 2021 में एंट्री लिए और बड़ी आसानी से पैसा बना है, उनको ये समझना चाहिए कि हमको जितना लगता है उतना हम इंटेलिजेंट होते नहीं है, कभी कभी मार्केट की कृपा होती है हमारे ऊपर। बिल्कुल। और हम लोग जितना अपने आप को मूर्ख समझते हैं उतना भी मूर्ख होते नहीं है, कभी कभी मार्केट हमारे अगेंस्ट चला जाता है। तो एक तरीके से बैलेंस अपना, जो आपकी जो मेंटल सिचुएशन है उसको बैलेंस करके और रियलिस्टिक करके चलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि कई लोग जो है उनको ऐसा लगता है कि मार्केट एक तरीके से कसिनो है, और तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप जैसे मार्केट को ट्रीट करते हैं वैसे मार्केट आपको ट्रीट करेगा। अगर आप मार्केट को डिसिप्लिन से और इज्जत से ट्रीट करेंगे तो मार्केट आपके लिए टेम्पल भी हो सकता है, और अगर आप मार्केट में आके गैम्बलिंग करेंगे तो मार्केट आपके लिए कैसीनो भी हो सकता है। तो मार्केट अपने आप में कुछ नहीं है, आप मार्केट को किस तरीके से ट्रीट करते हैं मार्केट वैसे आपको ट्रीट करेगा। एग्जैक्टली। तो फंडामेंटल्स के साथ रहिए, जैसा आपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया, एडवाइजर्स के साथ रहिए, फंडामेंटल्स के साथ रहिए। अगर फंडामेंटल्स फॉलो करना एडवाइजर के साथ रहना आपका बस का नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स में काम करिए। और एक चीज मैं बोलूंगा कि जो 3 महीने 6 महीने में, समझो आपने 3 महीने पहले पैसा लगाया 100 का हो गया 120, आपको लगता है कितनी आसानी से 20 रुपए बन गया। लेकिन आपको अगर 100 का 500 या 1000 करना है तो उसके लिए इन्वेस्टर बनना ही पड़ेगा आपको। फिर वो जिस तेजी से आपने 100 का 120 कर लिया है उतनी तेजी से फिर 100 का 1000 नहीं हो सकता है। 100 का 1000 करने के लिए, वेल्थ क्रिएशन करने के लिए लंबी अवधि अनिवार्य है। बिल्कुल। और लंबी अवधि के लिए अब सही निवेश की स्ट्रैटेजी क्या हो उसमें भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। इस पर और क्लैरिटी से बात करेंगे, और हमारे साथ दिग्गज हैं तीनों, उनके अपने अनुभव भी हम लेंगे, उनकी सलाह लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फटाफट हाजिर होते हैं। तो 24 मार्च बॉटम के 2 साल, और जी बिजनेस इसे वेल्थ क्रिएशन डे के तौर पर मना रहा है, और आपको आगे की निवेश की सही सलाह, नीति, रणनीति बता रहा है मार्केट के दिग्गज हमारे 3 खास मेहमानों के साथ। बग्गा सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुझे याद है सर, पूरे पैंडेमिक काल में आपने हमारे शोज पर, ट्वीट्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बड़ा इनलाइटन किया लोगों को, हमें भी, और बताया कि क्या क्या इंटरनेशनल समीकरण बन रहे हैं, आगे किस तरह का हो सकता है। सर, कई बार, एक बार आपसे पहले भी बात हुई थी कि बाजार हर बार इस तरह के मौकों में एक नया सेक्टर लेकर आता है, एक नया क्षेत्र लेकर आता है निवेश के। आगे का अगर मैं पर्सपेक्टिव आपसे देखूं सर, तो आने वाला अब अगला जो दशक है वो किस सेक्टर का होगा, किस क्षेत्र का होगा निवेश के लिहाज से? बहुत अच्छा सवाल है, और इसलिए हम कहते हैं कि डाइवर्सिफाइड रहिए, क्योंकि सेक्टर की चाल बदलती रहती है। कोई सेक्टर चलता है 2 साल के लिए। अब देखिए 2003 से 2008 तक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त चला, कमोडिटीज चले,
कमोडिटी की सुपर साइकिल रही और फिर 10 साल तक ये अंडर परफॉर्म कर गया बिल्कुल। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज कितनी बैंकरप्ट भी हो गई विश्व भर में, भारत में भी। तो ये सेक्टर की चाल बदलती रहती है, ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर है जो 100 साल चल जाएगा। ये लीडरशिप चेंज होती रहती है, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन अच्छी है। कुछ दिग्गज इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं अच्छी तरह से। बाकी हम सब 99% के लिए मैं कहूंगा कि डाइवर्सिफाइड क्वालिटी कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, अपनी कॉस्ट मिनिमाइज करिए और अपनी लियाकत बढ़ाइए ताकि आप उसको एनालाइज कर सके मार्केट को ढंग से। अच्छा कोई अगर फाइनेंशियल एडवाइजर मिल जाए तो बिल्कुल और भी अच्छा है, और नहीं है तो खुद सीखिए, खुद करिए, बट जितना डाइवर्सिफाई करिए अच्छा है। पैसे बनेंगे कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में, बट वो 1% लोगों के बनते हैं। 99% उस स्ट्रैटेजी में पैसे गवाएंगे क्योंकि वो हर वक्त फॉलो करेंगे और बाय हाई करेंगे, सेल लो करेंगे, जबकि आपको बाय लो सेल हाई करना है। तो बेटर ये रहेगा कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए और सेक्टर्स को चेस मत करिए, थीम्स को चेस मत करिए, बट क्वालिटी कंपनीज में लंबी अवधि के लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के जमे रहिए। बिल्कुल सर। बसीन सर इस दौरान हमने देखा सर बड़े स्टॉक तो भागे ही, मौका था, लेकिन पेनी स्टॉक्स में भी खूब एक्शन दिखा सर, लेकिन फिर निवेशक इसमें से ट्रैप भी हो जाते हैं। अब कुल मिला के यही कहा जाएगा कि क्षण भर के लिए आकर्षण तो है इसमें, लेकिन ये निवेश की सही स्ट्रैटेजी नहीं है। आजकल बड़ा चलन है पेनी स्टॉक्स पर, सोशल मीडिया में जगह जगह। क्या सलाह देंगे सर ऐसे लोगों को जिनकी नजर यहां है? तो देखिए, आपको कोई घर आके तो बोल नहीं रहा लेना है कि आपने पेटीएम 2100 में लेना है या नाइका आपको 2000 में लेना है। ये तो आपकी अपनी चेष्टा है। डोंट फॉलो पीपल, न्यूज और फॉरेन एफआईएस फॉर दैट मैटर, बिकॉज मर्चेंट बैंकर्स आपको पैसा कमाने नहीं देंगे। नाउ दिस वाज अ मिसहैप, इसलिए ये 18.5 का जो बोगी बना, इट वाज बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल फिनटेक। मैं ये नहीं कह रहा अच्छी है बुरी है, लेकिन आपको जब प्राइसिंग की समझ नहीं है तो आप उसमें कैसे निवेश करेंगे। इस कारण से हम सिंपल स्ट्रैटेजी कह रहे हैं। आपने अभी पूछा अगले 10 साल के लिए क्या चलेगा। बिल्कुल सर। अगले 10 साल के लिए विश्व में सिर्फ इंडिया चलेगा, और इंडिया ने अगर चलना है तो आप निफ्टी लीजिए या कोई सलाहकार लीजिए, पीएमएस लीजिए, लेकिन निफ्टी ही आपको बताऊं 23 सेक्टर्स एंड 65% ऑफ मार्केट कैप इज कवर्ड बाय निफ्टी। तो अगर टेक्नोलॉजी और आईटी फार्मा नहीं चला, मेटल्स और बैंक चल गए, या आपके पास एक समीक्षण हो गया ऑफ बाइंग एन इंडेक्स, तो आप अगर लेमैन इन्वेस्टर है, रिलाई ऑन ब्लू चिप्स, द इंडेक्स गिव्स यू द बेस्ट कॉम्पोजिशन। थोड़ा सा 2% आपको रिस्क लेना चाहिए इन दिस फिनटेक और न्यू एज, और पेनी स्टॉक्स में हम फिर भी एडवोकेट नहीं करेंगे जब तक आपकी डिलीजेंस नहीं है और आपको उनकी मार्केट कैप, उनका पीयर ग्रुप, उनका जो प्रमोटर्स है उन पर पूरा विश्वास नहीं है, तब तक आप मत उसमें निवेश कीजिए। इट बेटर टू सीक एडवाइस। बिल्कुल सर। मैं अभी भी कहता हूं अगले 10 साल बिलोंग्स ओनली टू इंडिया, तो द इंडेक्स इज टू बी बॉट होल हार्टेडली। बिल्कुल सर, अगले 10 साल होंगे इंडिया के, और इसमें आपको ग्रोथ की स्टोरी का अगर आपको हिस्सा बनना है तो मौका आपके पास है। बस सही स्ट्रैटेजी का आपको ख्याल रखना है। आशीष जी, एक जो बार बार आपके सामने भी बड़ी दिक्कत आई होगी, जैसे हम चर्चा कर ही रहे हैं, और थोड़ा सा हम ये थोड़ा सा अवेयरनेस के हिसाब से भी हम थोड़ा सा, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस भी जरूरी है, नए लोग जुड़े हैं सोशल मीडिया पर, यहां वहां तमाम जगह ना अजीबोगरीब मीडिया गुरु, मीडिया ज्ञानी बन के उभरे हैं कई लोग, एक से बढ़कर एक कूड़ा स्टॉक, कूड़ा स्ट्रैटेजी बताते हैं। मुझे शर्म नहीं आ रही है कूड़ा शब्द का इस्तेमाल करने में, लेकिन एक्चुअल में ये होता है। सर ऐसे में अब सेबी की क्या भूमिका देखते हैं आप? जैसे सर भी कह रहे हैं कि अगले 10 साल इंडिया के होंगे, अब इस इंडिया में जो हिस्सेदारी बनेंगे इस ग्रोथ स्टोरी का, उनको सही सलाह देने के लिए सेबी को भी थोड़ी सी कुछ भूमिका निभानी पड़ेगी आशीष सर। एक्चुअली हमारे यहाँ पे अगर आप देखें ना, कई सारे मायनों में जैसे मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ 20 साल से, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर के मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ कि सेबी का जो काम है और सेबी की जो रेगुलेशन है वो वर्ल्ड क्लास लेवल पे है एक्चुअली। और आप देखिए जैसे मॉर्निंग स्टार वगैरह जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये एक्चुअली इंडिया को ट्रांसपेरेंसी पे हाईएस्ट रेटिंग देती है। मतलब इंडिया की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है इसको ट्रांसपेरेंसी पे वर्ल्ड नंबर 1 रेटिंग देती है। जैसे कि डिस्क्लोजर्स में और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हमारी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है ये वर्ल्ड की
बेस्ट इंडस्ट्री है, पूरे नंबर 1 रैंकिंग है वो। तो मैं तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, इससे मैंने आपको म्यूचुअल फंड का एग्जांपल दिया, बट केवल ये बताने के लिए कि हमारा जो रेगुलेशन है वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास लेवल पे है। अब बात आती है, मैं जानता हूं कि आपका सवाल म्यूचुअल फंड को लेकर के नहीं था, आपका सवाल स्टॉक टिप्स को लेकर के है और सोशल मीडिया का जहां पे दुरुपयोग हो रहा है उसकी आप बात कर रहे हैं। तो देखिए, उसमें भी सेबी के तो कौन इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकता है और इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने से पहले आपको किस तरीके का सेबी से लाइसेंस लेना है, आपकी किस तरीके की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सारे के सारे रूल्स बहुत क्लियर है। तो देखिए, रेगुलेशन अपनी जगह पे है, लेकिन एक कंसेप्ट ये भी होता है जिसको बोलते हैं बायर बिवेयर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप देखिए, डॉक्टर का जो क्लिनिक है वहां पे क्लियरली डॉक्टर की डिग्री वगैरह लगाई होती है, लेकिन कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर पता चलता है 1-2 साल बाद के भाई ये तो ऐसे ही है, कोई धोखेबाज है, ये डॉक्टर है ही नहीं एक्चुअली। तो देखिए, ये तो हर फील्ड में होता है अनफॉर्चुनेटली। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कोई अच्छी बात है या ऐसा होना चाहिए, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये हर फील्ड में इस तरीके की चीज होती है। अगर आप अपने घर के लिए इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट भी निकालते हैं तो वो भी कोई फर्जी आदमी हो सकता है जिसके पास डिग्री नहीं है। तो देखिए, ये तो हर जगह पे अनफॉर्चुनेटली एक रिस्क है और सोशल मीडिया के आने से ये रिस्क एक्चुअली बढ़ गया है। रेगुलेशन अपनी जगह पे, ये नहीं कि रेगुलेटर को इसको मॉनिटर नहीं करना चाहिए, रेगुलेटर को इसको मॉनिटर करना चाहिए, लेकिन रेगुलेशन की भी अपनी एक लिमिट होती है। अल्टीमेटली क्या है कि जो आदमी अपना पैसा लगा रहा है उसको भी ध्यान देना चाहिए कि भाई देखो, कोई हमको ट्विटर या फेसबुक पे मुफ्त में तो राय देगा नहीं, तो क्यों दे रहा है? किसी का ये करने के लिए उसका बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि सर धीरे धीरे इस बारे में जागरूकता भी बढ़ रही है और जी बिजनेस लगातार अपने दर्शकों को, निवेशकों को इस बात को लेकर आगाह भी करते रहता है, उन्हें सही सलाह भी देता है। और अभी हमारे जो तीनों पैनलिस्ट हैं उनकी हमारी हमेशा से यही सलाह रही है कि आप जब भी निवेश करें सोच समझ के करें, जो सेबी रजिस्टर्ड लोग हैं उन्हीं के पास जाएं, अच्छा सलाहकार, अच्छे लोग चुने जो सही मार्गदर्शन आपको दें। आप जाते जाते वसीम सर, आपने 10 साल के तो हमको एक बड़ा शानदार पर्सपेक्टिव दिखा दिया है। एक 10 साल के लिए आपका एक लॉन्ग टर्म के लिए कोई सर शानदार सा स्टॉक अगर हो जो आपकी अगले 10 साल की ग्रोथ स्टोरी में सबको भागीदार बनाए, आपकी पिक सर। नहीं, ऐसे तो कई शेयर है, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि देखिए, प्रॉपर्टी के शेयर मुझे बहुत पसंद है। सोने का भाव बढ़ रहा है और साथ में स्टॉक मार्केट, तो प्रॉपर्टी के शेयर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। 2 नहीं, 1 नहीं, 2 डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टी मुझे लगता है यहां से आउट परफॉर्म करेंगे। वो लास्ट 50 साल से यहाँ है ये कंपनियां और अगले 50 साल भी रहेंगी। तो डीएलएफ एंड गोदरेज प्रॉपर्टी वुड बी माय 2 टॉपिक्स फॉर द नेक्स्ट 10 years। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच सर। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बग्गा सर, थैंक यू सो मच, आपने अमूल्य वक्त निकाला हमारे लिए। वसीम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। आशीष सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ये पेशकश आगे भी जारी रहेगी और वेल्थ क्रिएशन डे पर हमारी जो पूरी सीरीज है, जुड़े रहिए जी बिजनेस के साथ। वेल्थ क्रिएशन से जुड़े हुए निवेश की सही स्ट्रैटेजी, सही नीति, सही राह जी बिजनेस आपको दिखाता रहेगा, बताते रहेगा। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।